नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का स्पेशल ऑनलाइन स्पेशल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आज अपन क्लास लेंगे जीके के भाग 2, जिसमें भूगोल और थोड़े बहुत कला संस्कृति भी शामिल हैं। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। इसी क्लास में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी प्रत्येक एग्जाम में। और अभी जिनके बीएसटीसी पीटीईटी के एग्जाम है वो अवश्य करके पूरा वीडियो देखें, ताकि आप परीक्षा में जीके पूरा कवर कर सको। एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखा हो पहले वो जाके देख लो, फिर ये देख लेना। दोनों वीडियो देख लेने के बाद में आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। तो क्लास शुरू करते हैं। आप माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो अपने को माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो उनके लिए अपने को जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करके। तो अपन आज क्लास शुरू करते हैं। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखना, बहुत लंबी चलने वाली है और थोड़ी स्पीड से भी क्लास चलने वाली है। तो क्लास शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले राजस्थान लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या लेते हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल शुरू करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है, आप देखिए कितना होता है, कमेंट में जल्दी से बताइए आप। 34, 22, 39.74। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 34 बाई 39 पर 70 पर डोगरा आते गी। आठरे को आप इस राजस्थान का क्षेत्रफल याद रख सकते हो। 34 बाई 39 पर 70 पर डोगरा आते गई। तो आप इस ट्रिक से याद रखते हो। 34 बाई 39.74 वर्ग किलोमीटर क्या है? वर्ग किलोमीटर में, ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। और राजस्थान का क्षेत्रफल एक पूछा जाता है, एक राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाता है। तो मील में क्या होता है वो देखिए। तो मील में 1 बत्ते 13, 21, 39 मील होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, कोई भी आ सकता, पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो आगे देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल लेने के बाद में देखते हैं अपन राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। किसका? राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग किसका अवशेष माना जाता है? अवशेष है, किसका अवशेष है ये पूछ लिया जाए। राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग किसका अवशेष है? तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे? ये 33 सागर का अवशेष है। किसका है? 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर, ये 33 सागर का अवशेष है। और राजस्थान में उत्तर पश्चिम में 61% क्षेत्रफल पर अपना ये मरुस्थल है। 61% पर मरुस्थल है और इसमें 40% जनसंख्या है। 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। और 61% क्षेत्रफल है किसका? मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61%। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वो किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान का अरावली प्रदेश, तो राजस्थान का अरावली प्रदेश अवशेष है। तो बताइए आप, राजस्थान का अरावली प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? तो ये आप लिखिए, ये माना जाता है, वो माना जाता है प्राचीन गोंडवाना लैंड का। किसका? प्राचीन गोंडवाना लैंड, तो इसका अवशेष माना जाता है राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये 9% क्षेत्रफल फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% क्षेत्रफल है इसका। कितना है? 9% क्षेत्रफल है तथा 11% जनसंख्या है। 11% जनसंख्या निवास करते हैं। तो इसी से राजस्थान में लगभग वर्षा होती है अरावली। और ये सबसे प्राचीन, भारत के विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला।
इसके टोटल लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है वो लिख दीजिए आप 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर। और गुजरात से शुरू होके दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक फैली हुई है। तो 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है वो कितनी है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितनी है, 550 किलोमीटर, लगभग 80% है। कितनी परसेंट है, 80% राजस्थान में इसका भी है। जिसमें सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में, आप कमेंट बताइए। और सबसे कम किस जिले में है अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। तो देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो आपके हैं उदयपुर में। कहाँ है, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, उदयपुर के अंदर है। और न्यूनतम विस्तार किस जिले में, उदयपुर में। और न्यूनतम देखिए आप, न्यूनतम विस्तार वो किस जिले में, तो न्यूनतम लिखेंगे आप, न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर जिले के अंदर। किस जिले में, अजमेर के अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश का न्यूनतम विस्तार है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो आप बताइए। और इसमें दूसरी ऊंची चोटी बताइए कमेंट में जल्दी, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है, तो गुरु शिखर की लंबाई है वो है आपके 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। तो 1722 मीटर है। तो इसे मीटर में और एक फीट में पूछ लिया जाता है कभी कभी के फुट कितने हैं। तो ये कितने फुट की आ जाती है आपके 5100 से 5300 फुट। कितने, 5100 से 5300 फुट फीट इसकी लंबाई है। 5100 से 5300 फीट अरावली मतलब गुरु शिखर की ऊंचाई है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, वो देखिए गुरु शिखर है वो सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही के अंदर। तो और गुरु शिखर, इस पर्वत के ऊपर 5 मीटर गुरु वशिष्ठ का आश्रम स्थित है। और इसको संतों का शिखर कहा जाता है। ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। तो आगे देखिए दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान की, दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी। तो दूसरी ऊंची चोटी वो है आपकी शेर। कौन सी, शेर नाम छोटी है वो। और इसकी लंबाई ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। ठीक है। तो आगे तीसरी है वो है देलवाड़ा। तीसरी कौन सी है, देलवाड़ा, तीसरी देलवाड़ा है। तो आप नोट कर लीजिए। और एक पूछा जाता है राजस्थान का, राजस्थान में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु गोरकुंडा बांसवाड़ा, गोरकुंडा बांसवाड़ा हो जाएगा। वो आपके सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कौन सा, गोरकुंडा बांसवाड़ा। तो आप दक्षिण में ये हो गया। तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा आपके, उत्तर दिशा में हो जाएगा गंगानगर के अंदर कौन गांव, गंगानगर। कौन सा हो जाएगा, कौन गांव, गंगानगर, कौन गांव, गंगानगर। और इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण है वो लंबाई। राजस्थान देखिए आप, राजस्थान का नक्शा बना के समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। राजस्थान का नक्शा किस आकृति का होता है, त्रिभुज मतलब पतंगाकार होता है। तो पतंगाकार हमने पतंग बना दिया। इधर सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, पूर्वी है वो है शिलोंग धौलपुर। कौन सा है, शिलोंग गांव है धौलपुर में। ठीक है। तो ये लिख दीजिए। और इधर है कौन गांव, गंगानगर, कौन गांव, गंगानगर। और इधर कौन सा है, गोरकुंडा बांसवाड़ा, गोरकुंडा बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इधर है ये पश्चिम में है वो है कौन सा, पश्चिम में है आपके जैसलमेर कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर के अंदर सबसे पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का। और ये लंबाई कितनी है, तो ये देखिए आप, लंबाई है वो
ये 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826। और ये कितनी है? ये आपकी हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। कर्क रेखा कौन सी रेखा? कर्क रेखा कौन से दो जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? वो गुजरती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। किससे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसमें राजस्थान में लंबाई कितनी है कर्क रेखा की पूछा जाए तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है कितनी? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। 26 में से 1 किलोमीटर डूंगरपुर में प्लस 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में गुजरती है। तो डूंगरपुर का भी पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है किस जिले से? तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। और दोनों दिए हुए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो 2 बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी। माही नदी यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, प्रवेश करके ऐसे होकर वापस गुजरात में चली जाती है। तो एक बार यहाँ से कर्क रेखा को काटती है और एक बार यहाँ से कर्क रेखा को काटती है। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आप नोट कर लीजिए। माही नदी राजस्थान को माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का तिरछापन किस जिले में पड़ता है? सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन तो ये तिरछापन हो जाएगा आपके गंगानगर में। कौन सा? गंगानगर। और सूर्य का सीधापन है वो कहाँ पड़ता है? आपके सूर्य का सीधापन तो आप लिख दीजिए सीधापन है वो पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में सीधापन पड़ता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। तो आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला एक पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। तो वो जिला है पाली जिला। पाली के कितने जिले करते हैं? 8 जिले पाली को छूते हैं। और दूसरा जिला पूछते हैं तो दूसरा है नागौर से 7 जिले करते हैं। कितने? 7। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 550 किलोमीटर। ये सर्वाधिक सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 जिले करते हैं जो सर्वाधिक 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। राजस्थान 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती हैं। 4 राज्यों के साथ स्पर्श करती हैं। कौन कौन से हैं वो लिख दीजिए आप। पंजाब हरियाणा 5 राज्य हैं। कौन से? 5 राज्य। 5 राज्य कौन से? पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात जिसमें सर्वाधिक सीमा साझा करता है वो करता है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। कितनी है? इसके साथ में है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और सर न्यूनतम है वो है पंजाब आपके 99 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 99 किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिए। तो राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो न्यूनतम किसी राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिला राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो न्यूनतम है वो कौन सा है? वो आपके हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर, जो गुजरात के साथ में लगभग कितना 15-20 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है। राजस्थान का बाड़मेर जिला गुजरात के साथ में। और ऐसा कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं? तो वो आपके जिले हो जाएंगे कौन सा? एक हो जाएगा बाड़मेर, जो बाड़मेर है जो गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में बनाता है। पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। और एक है गंगानगर, दूसरा कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर है वो आपके इधर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है और प्लस पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। अगला देखिए, सपन का मैदान राजस्थान में कहाँ है? सपन का मैदान कहाँ है? तो सपन का मैदान है वो कहाँ पर है आपका? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि सपन का मैदान कहाँ स्थित है। तो ये है अपना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य सपन गांवों का समूह, मध्य सपन गांवों का समूह। सपन गांवों का समूह आप पहले ध्यानपूर्वक सुन लेना, बाद में कभी टाइम मिले तो नोट कर लेना। सपन का मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य सपन गांवों का समूह है, उसे क्या कहा जाता है? सपन का मैदान कहा जाता है। और सपन एक राजस्थान के अंदर सपन की पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? तो देखिए सपन की पहाड़ियां कौन सी? सपन की पहाड़ियां ये कहाँ है? ये है आपके बालोतरा से जालोर सिटी के मध्य। बालोतरा से जालोर सिटी के मध्य, जालोर सिटी के मध्य स्थित है आपके क्या? सपन की पहाड़ियां। तो आगे देखिए, राजस्थान के अंदर सिवी प्रदेश किसे कहा जाता है? सिवी प्रदेश। राजस्थान में सिवी प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? तो वो था आपके उदयपुर का। किसका था? उदयपुर का। और एक आपके हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती के अंदर आते हैं केबीबीजे, आपको पता ही होगा केबीबीजे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और आप योदय क्षेत्र, योदय में गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़। मालानी के अंदर बाड़मेर आ जाता है, मालानी, बाड़मेर। और ब्रज क्षेत्र है उसके अंदर भरतपुर, धौलपुर आते हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर कौन से आते हैं? भरतपुर और धौलपुर आते जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को योजना आयोग और कृषि आयोग ने राजस्थान को कुल कितने भागों में बांटा? ये आप कमेंट में बताइए। योजना आयोग और कृषि आयोग ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? योजना आयोग राजस्थान को, योजना आयोग व कृषि आयोग, योजना आयोग व कृषि आयोग ने कितने भागों में बांटा? तो इसका आंसर हो जाएगा कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो आप लिख दीजिए 4 में मतलब पश्चिमी एक मरुस्थलीय भाग था, एक मैदानी भाग अरावली क्षेत्रीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग थे, 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। तो ये आप लिख दीजिए 4 भौतिक भागों में बांटा, जिसमें राजस्थान का 61% क्षेत्रफल तो उसमें मरुस्थलीय भाग था और जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है और 39% बाकी क्षेत्र था जिसके अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए? मरुस्थलीय जिले, तो आपके मरुस्थलीय जिले थे वो कितने थे? 12 जिले। मरुस्थलीय जिले कितने? मरुस्थलीय जिले टोटल कितने थे? 12 जिले थे। कौन कौन से थे वो आप मतलब ध्यान देकर नहीं पूछा जाता है। तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले इधर के आप याद ध्यान रख लेना। तो इसके ट्रिक आपको लिखवा देता हूं मैं। ये बाजे, बीग, जोजा, सिपा, जोजा, सुनाजू।
ये आपकी ट्रिक हो जाएगी इसकी। बाजे बीक सिपा जोजा सुना अंजू, सिपा सुना अंजू। तो इसमें ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, सीकर, पाली, ये चूरू और नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, ये जिले आ जाएंगे राजस्थान के 12 जिले। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ट्रिक हो जाएगी इसकी। आगे देखते हैं अपन। तो राजस्थान को मरु क्षेत्र कहा जाता है और रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? ऐसा किस वैज्ञानिक ने राजस्थान के मरु क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा? इसने कहा था भाई कि राजस्थान में अनेक जैव विविधता पाई जाती है, तो मरुकांता शब्द इसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसको रुक्ष क्षेत्र कहा जाना अच्छा है। तो राजस्थान के मरु क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र का वो किसने कहा? वैज्ञानिक थे, तो वो थे ईश्वरी चंद्र। कौन थे? आपके ईश्वरी चंद्र थे। तो ईश्वरी प्रकाश ने क्या कहा? ईश्वरी प्रकाश। कौन थे? ईश्वरी प्रकाश। तो आप लिखिए ईश्वरी प्रकाश ने कहा मरु क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र। ठीक है, तो ये आगे देखिए, अपन आगे देखते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सभी प्रकार के लघु बालू का स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? तो वो कौन सा जिला होगा? तो वो जिला हो जाएगा आपके जोधपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? जोधपुर जिले के अंदर लगभग सभी प्रकार के बरखान, ये अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, ये सभी प्रकार के जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। बरखान किस आकृति का होता है पूछा जा रहा है। तो बरखान मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बरखान। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। किस प्रकार होती है? अर्धचंद्राकार होती है। तो ये आप लिख लीजिए। आगे देखिए, राजस्थान में भूगर्भिक जल पट्टी कहाँ स्थित है? भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक जल पट्टी। तो भूगर्भिक जल पट्टी है वो कहाँ पर स्थित है? आपके भूगर्भिक जल पट्टी है वो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य। कहाँ है? पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य। ये काजरी वैज्ञानिकों ने खोजी, मोहनगढ़ के मध्य स्थित है जो भूगर्भिक जल पट्टी। ये खोजी किसने? काजरी संस्थान ने खोजी। काजरी संस्थान कहाँ है? आपके जोधपुर में स्थित है काजरी संस्थान। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? ये बताइए आप। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? तो ये बताइए आप। इसमें कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? आपके जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। तो लिख दीजिए आप जोहड़। और राजस्थान के अंदर कुबड़ पट्टी है वो कहाँ स्थित है? कुबड़ पट्टी एक होती है आपके कुबड़ पट्टी। तो आप देखिए कुबड़ पट्टी है वो कहाँ है? वो है आपके अजमेर नागौर। कहाँ स्थित है? अजमेर नागौर लूणी बेसिन में। कहाँ स्थित है? अजमेर नागौर लूणी बेसिन, लूणी नदी के बेसिन में आता है। तो अजमेर नागौर यहाँ स्थित है आपके। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखें आप। इसके लिए मेहनत पसीना बहाना पड़ता है, पसीने के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो जैसलमेर के अंदर जो बालू का स्तूप पाया जाता है, स्थानांतरित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाता है? स्थानांतरित बालू का स्तूप। तो स्थानांतरित बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके धैर्यन। क्या कहलाते हैं? धैर्यन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धैर्यन। धैर्यन कहा जाता है इनको। और जहाँ रेगिस्तान के अंदर छोटा मार्ग निकाला जाता है, जैसे वो अपन जब बारिश के दिनों में बाजरे वगैरह बोते हैं तो बीच में से एक पतली सी गली निकालते हैं रास्ता, उसको क्या कारवा बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कारवा बोला जाता है।
और खड़ीन, एक खड़ीन पद्धति होती है। खड़ीन क्या होती है, पूछा जाता है खड़ीन क्या है, तो खड़ीन है वो है आपके राजस्थान में जल संग्रहण विधि है। एक जल संग्रहण विधि है जिसके अंदर 3 और गेंद निकालकर 3 और दीवार बनाई जाती है। जैसे एक घोरा है, घोरे से पानी नीचे आ रहा है टीले से, तो 3 और अपने दीवार बना लेते हैं तो पानी उसके अंदर रुक जाता है, तो उसे कहते हैं अपन खड़ीन। और पानी सूखने के बाद इसको क्या कहा जाता है, पानी सूखने के बाद इसको बालसन बोला जाता है। पानी सूखने के बाद क्या कहा जाता है, इसका नाम हो जाता है बालसन। क्या होता है, बालसन। तो ध्यान रखिए, बालसन क्या हो जाएगा, बालसन। तो यह आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, राजस्थान में और जल संग्रहण विधियों के नाम बताइए आप। राजस्थान में जल संग्रहण विधियों पूछ जाए कौन कौन सी जल संग्रहण विधियां हैं, तो जल संग्रहण विधियां, जल संग्रहण विधियां तो कौन कौन सी हैं, तो ये आप लिखिए। राजस्थान में जल संग्रहण विधियां अनेक प्रकार से जल संग्रहित किया जाता है। तालाब, नाड़ी, बावड़ी, टांका, टोबा, इस प्रकार अनेक प्रकार से खड़ीन, आप लिख दीजिए खड़ीन, जागरा, बांध, इस प्रकार से राजस्थान में प्राचीन जल संग्रहण विधियां बहुत हैं, जिस प्रकार उसको पानी को रोका जाता है। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे अगला क्वेश्चन। राजस्थान में जो जालोर सिटी किस नदी के किनारे बसा है, जालोर किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे, तो ये आप बताइए। तो ये आपके राजस्थान जालोर है वो आपके सुखड़ी नदी के किनारे, कौन सी नदी है, सुखड़ी नदी। तो अगला क्वेश्चन आप बताइए, जल्दी से आंसर बताइए कि राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ लगा। मैं लिखाता हूँ प्रथम रोपवे, प्रथम रोपवे। तो प्रथम रोपवे वो कहाँ लगा, आपके सुंदा माता मंदिर जालोर, कहाँ लगा, सुंदा माता जालोर। ये आपके 2006 में लगा। कब लगा, 2006 में। 800 मीटर लंबा है, कितना है, 800 मीटर लंबा है। और दूसरा रोपवे है वो कहाँ लगा, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, कहाँ लगा, मनसापूर्ण करणी उदयपुर, कहाँ लगा, मनसापूर्ण करणी उदयपुर। और तीसरा रोपवे वो कहाँ लगा, तो आप देखिए तीसरा रोपवे वो लगा सावित्री माता मंदिर पुष्कर। तीसरा सावित्री पुष्कर, सावित्री पुष्कर में लगा, ये लगा 2008 में लगा। ठीक है, तो सावित्री पुष्कर में लगा। और चौथा रोपवे वीर हनुमान मंदिर सोमू जयपुर के अंदर लगा। और 5वां रोपवे अभी प्रस्तावित है जोधपुर में कालीना झील के पास में है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और भूमठ क्षेत्र किसे कहा जाता है, राजस्थान में ये भूमठ क्षेत्र आता है, भूमठ शब्द प्रयोग किया जाता है। भूमठ क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो भूमठ क्षेत्र है वो आपके किसे कहा जाता है, तो भूमठ क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य को क्षेत्र को कहा जाता है उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, मध्य क्षेत्र क्या कहलाता है, भूमठ कहलाता है आपके। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का उड़िया पठार कहाँ स्थित है, उड़िया पठार, उड़िया पठार, ये उड़िया पठार है वो आपके सिरोही में स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। तो सिरोही के अंदर ये सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है आपके, तो आप आंसर दीजिए जल्दी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो उड़िया पठार हो गया। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर बना हुआ है ये बताइए आप। एक लसाड़िया पठार है वो आपके स्थित है, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार है वो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, कटाफटा पठार है, कौन कैसा है, कटाफटा, कटाफटा पठार है। और चित्तौड़गढ़ है वो किस पर पठार बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ वो आपके कौन सा पठार है, इसका आंसर आपने दिया हुआ कमेंट में, मेसा पठार, कौन सा, मेसा पठार पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक बनास की नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप बताइए। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी उद्गम, बनास नदी उद्गम, तो बनास नदी का उद्गम है वो कहाँ होता है? खमनोर की पहाड़ या राजसमंद से होता है। कहाँ होता है? खमनोर, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। किसका? ये आपका होता है बनास नदी का उद्गम। एक पूछा जाता है लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताइए लूणी नदी उद्गम। लूणी नदी का उद्गम है वो होता है आपके अजमेर की नाग पहाड़ी से। कहाँ से होता है? अजमेर नाग पहाड़ी से होता है। अजमेर नाग पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। किसका? लूणी नदी का उद्गम होता है वो आपके वहां से होता है। और आगे लिखिए आप, एक राजस्थान का पंजाब लिख दीजिए। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पंजाब, तो पंजाब क्षेत्र पड़ा 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो वो 5 नदियों की भूमि राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है? तो राजस्थान का पंजाब सांसोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांसोर, जालोर में स्थित है, इसे कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। तो सांसोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो आगे देखिए, एक लिखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर ये कहा जाता है जवई बांध को। अमृत सरोवर है जो किसे कहा जाता है? जवई बांध को कहा जाता है। किसे? जवई बांध। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा उमेद सिंह ने बनाया। किसने बनाया? महाराजा उमेद सिंह। ये प्रत्येक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो ये आप नोट करिए जल्दी से जल्दी। महाराजा उमेद सिंह ने जवई बांध का निर्माण करवाया। तो आप याद रखिए हमेशा, अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर भी शक करे, अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर भी शक करे तो उसको करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। कोयले पर कभी कोई शक नहीं करता है कि सोना होता है, तो वो सब शक करते हैं कि ये पता नहीं कि किस प्रकार सोना है, किस प्रकार कैसा है कैसा नहीं है, अंदर को एक साथ में भेड़ बाल तो नहीं किया हुआ है। तो अपने को अपनी मेहनत पर ध्यान रखना है और विश्वास रख के करना है। आगे देखिए, मंजिल ने हौसला से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसला से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला सच झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमने को मंजिल को औकात दिखानी, इसलिए खून पसीना एक करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, इसीलिए सफलता हासिल कर पाएंगे। नहीं तो अपन सफलता हासिल करने में कहीं असफल हो सकते हैं। तो देखिए आगे अपन शुरू करते हैं। मारवाड़ का एक कुंभ है वो किसे कहा जाता है? आप लिखिए मारवाड़ का कुंभ। तो मारवाड़ का कुंभ है वो किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ है वो कहा जाता है रामदेवरा मेला को। किसे कहा जाता है? रामदेवरा। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया और ये 13 ताली लोक नृत्य किया जाता है। लिख दीजिए 13 ताली कांवड़िया पंथ, ये रामदेव जी से संबंधित है कांवड़िया पंथ। 13 ताली एक नेजा पसरंगी होता है, ये सभी रामदेव जी से संबंधित हैं। एक दूसरा रामदेवरा किसे कहा जाता है? दूसरा रामदेवरा, तो ये दूसरा रामदेवरा है वो है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। तो आप ध्यान रखिए दूसरा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कुछ भी कहा जाता है, छोटा भी आप कह सकते हैं। और ठीक है, तो आगे देखिए, ये हो गया मारवाड़ का कुंभ। एक आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है वो भी देख लीजिए आप साथ में। तो आगे देखते हैं अपन अरब सागरीय नदियां कौन सी हैं। अरब सागरीय नदियां, राजस्थान में अरब सागरीय नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। 2 प्रकार की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियां, खाड़ी और एक है आंतरिक प्रवाह की नदियां। 3 प्रकार की हैं। तो पहले ये लिख दीजिए बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरब सागरीय नदियां कौन सी है? जो अरब सागर के अंदर गुजरती है, इस प्रकार गुजरात की तरफ जाती है, वो है आपकी अरब सागरीय नदियां। तो कौन कौन सी है लिख दीजिए आप। एक लिख दीजिए लूणी नदी,
लुणी, साबरमती, लुणी, साबरमती, पश्चिम बनास और माही। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं जो आपके अरब सागर की नदियां कहलाती हैं। और बंगाल की खाड़ी की नदियां वो कौन कौन सी हैं? तो बड़ी बड़ी नदियां लिखते हैं संबल, बनास, पार्वती, ब्राह्मणी। इस प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं जो संबल, बनास, पार्वती, ब्राह्मणी ये सब कहाँ गिरती हैं? आपके बंगाल की खाड़ी में। कई यमुना नदी में संबल की सहायक नदियां जिस प्रकार आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसमें पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो संबल नदी है, सबसे लंबी नदी है। आप ये यहाँ से लिख करते हैं पहले। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप देखेंगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो देखेंगे संबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की ये प्राकृतिक अमानवीय घटनाएं जो हो सकती हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? संबल नदी करेंगे। क्या करेंगे? संबल नदी। कौन सी नदी है? संबल नदी। और ऐसा इसकी लंबाई कितनी है वो लिख दीजिए आप, 967 किलोमीटर। कितनी है? 967 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों के अंदर बहती है। और पूर्णतः राजस्थान की पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? तो वो है आपकी बनास नदी। कौन सी है? बनास, जो पूरी की पूरी राजस्थान में बहती है। बनास की नदी जो कन्नौज के पहाड़ी राजसमंद से निकलकर आगे संबल नदी के अंदर मिल जाती है, तो इसे ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो संबल नदी है। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है। कौन कौन से नाम है इसके लिख दीजिए। इसको कहा जाता है सरमणवती। कौन, क्या कहा जाता है? सरमणवती। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु ये इसके दूसरे नाम है, कामधेनु और सरमणवती नदी कहा जाता है। और बनास को भी दूसरा नाम है, वो क्या कहा जाता है? वर्णासा नदी कहा जाता है। बनास नदी को, बनास नदी क्या कहा जाता है? वर्णासा, वर्णासा नदी कहा जाता है। और माई नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। माई को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा या आदिवासियों की गंगा ये कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा। तो ये आप ध्यान रखें, आदिवासियों की गंगा या दक्षिण की गंगा, ये किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। और आगे देखिए, भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र और राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर लगा? राजस्थान में परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में परमाणु संयंत्र दूसरा, पहला प्रथम राजस्थान में प्रथम, और भारत का है जो दूसरा है। भारत में प्रथम लगा वो तारापुर महाराष्ट्र में लगा, और दूसरा है वो कहाँ लगा? चित्तौड़गढ़ में लगा। कहाँ लगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के अंदर राजस्थान में परमाणु संयंत्र स्थापित है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चित्तौड़ के अंदर लगा हुआ। और राजस्थान में एक मृत नदी है वो किसे कहता है? सरस्वती नदी। सरस्वती मृत, और इसके सरस्वती मृत नदी वो किसे कहा जाता है? तो ये नदी आप कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, तो आंतरिक प्रवाह की नदियां लिख दीजिए। कौन कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह, यहाँ लिख दीजिए आंतरिक प्रवाह। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो आप क्या आ जाएगी? आंतरिक प्रवाह की नदियां कांतली, घग्गर, ये नदियां आपके खारी, खंडेला, ये आगे इसमें रूपनगढ़, खारी, खंडेला वगैरह, ये नदियां आ जाएगी आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां। जो वे नदियां जो दूसरे कहीं पानी नहीं ले जाती हैं, वो बंगाल खाड़ी और अरब सागर में, वो नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये। और ये घग्गर नदी हो गई। घग्गर नदी में कभी कभी पानी हिमालय की पहाड़ी से निकलती है, और ज्यादा पानी आने पर पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पानी चला
ज़्यादा था पहले, अभी तो इतनी बारिश नहीं होती है तो नहीं जाता है पानी। एक है सांबर झील। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं आपके, तो आप नोट करेंगे सांबर झील। कौन से? सांबर झील। तो सांबर झील है वो कहाँ स्थित है? जयपुर, नागौर, अजमेर के क्षेत्रफल में स्थित है। महत्वपूर्ण जयपुर है। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो वो लिख दिए खारी, खंडेला, रूपनगढ़। ये नदियां हैं जो सांबर नदी के अंदर गिरती हैं। तो सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो ये आप बताइए जल्दी। तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो है आपके चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है वो सर्वाधिक नदियों, और संभाग किसी कौन सा है? संभाग है वो है कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं आपके। तो आगे देखिए, ये नदियां पूरी हो गई। राजस्थान की झील है वो सबसे पवित्र और प्रदूषित झील। राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील, पवित्र व प्रदूषित झील, तो वो कौन सी है आपके? पवित्र व प्रदूषित झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके पुष्कर झील। कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील। इस पुष्कर झील को आप काला डेरा झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा, ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी निर्मित काला डेरा झील का एग्जाम्पल है आपके कौन से? पुष्कर झील। और पुष्कर झील अजमेर के अंदर स्थित है। तो ये ज्वालामुखी से निर्मित है। यहाँ सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। तीसरा रोपवे लगा है सावित्री माता के यहाँ, आप देख लीजिए। और इसको गहरा करने का कार्य, गहरा करने का कार्य वो है कनाडा के सहयोग से, किया जा रहा है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इसमें एक योजना चलाई जा रही है, जिस योजना के तहत इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आप पुष्कर समन्वित योजना, जिसका नाम आप लिख सकते हैं पुष्कर समन्वित योजना। कौन सी है? पुष्कर समन्वित ये योजना है। इसको गहरा और साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। योजना संस्था कनाडा के सहयोग से संचालित है। तो आगे देखिए, एक राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो सर्दियों में जम जाती है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, तो वो देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? आप देख सकते हैं नक्की झील है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। इसका माना जाता है कि ये नक्की झील है वो देवताओं के नाखूनों से निर्मित है। देवताओं के नाखूनों से, किससे? लेकिन वास्तव में ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। देवताओं के नाखूनों से माना जाता है, देवताओं के नाखूनों से निर्मित माना जाता है। तो लेकिन वास्तव में ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, तो आगे आप देखिए, आगे देखेंगे ढेबर झील है। कौन सी झील है? ढेबर झील के झील को कहा जाता है। तो ढेबर झील है वो आप, ढेबर झील ये जयसमंद को कहा जाता है। जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद राजसमंद में स्थित है। RJS झील राजसमंद में स्थित है। कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ढेबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, आगे यहाँ पर राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति की रचना हुई। राजसमंद झील के किनारे किसकी रचना हुई? राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आप लिख दिए इसमें, ये रचना की होगी रणछोड़ दास ने। किसने की? रणछोड़ दास ने की इसकी रचना की। राज प्रशस्ति की
इसमें 1600 दोहे लिखे हुए हैं, तो रणछोड़ दास ने इसकी रचना की, आप ये लिख सकते हैं। आगे देखिए पिछोला झील का रणछोड़ दास नहीं है, रणछोड़ भट्ट है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। आगे देखिए आप पिछोला झील, कौन सी झील लिखेंगे? पिछोला। तो पिछोला झील वो कहाँ है आपके? पिछोला झील कहाँ पर बनी हुई है? उदयपुर में। कहाँ बनी हुई है? उदयपुर में। ये राणा लाखा के काल में बनी। कब बनी? राणा लाखा, राणा लाखा के काल में निर्मित है, और इसका निर्माण है वो पिस्सू बंजारे ने बनवाई, पिस्सू बंजारे, पिस्सू बंजारे ने बनवाई, ठीक है, पिस्सू बंजारे ने बनवाई। और उदयपुर में स्थित है पिछोला झील, पिछोला झील। और आगे देखेंगे आप कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे वो कौन थे आपके? वो थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कवि अत्रि और महेश भट्ट। कवि अत्रि वह महेश भट्ट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कवि अत्रि और महेश भट्ट, इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे और आगे लिख देंगे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी? थेवा कला। एक लिखते हैं थेवा कला। थेवा कला है वो आपकी प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। सोने की नक्काशी की जाती है इसमें, सोने की नक्काशी, ठीक है। इसमें प्रतापगढ़ का सोनी परिवार फेमस है। कौन सा? सोनी परिवार, सोनी परिवार जिसे पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है और सोनी परिवार इसमें वो मतलब एक अपने पास सीमित रहता है, आगे नहीं करना है। तो ये हो जाएगी आपके, ठीक है। आगे देखते हैं अपन ब्लू पॉटरी, एक कला है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी का जादूगर किसे कहा जाता है? कौन सा? ब्लू पॉटरी का जादूगर। तो ये देखिए आप ब्लू पॉटरी का, ब्लू पॉटरी का जादूगर ये किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी का जादूगर किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। एक रमकड़ा उद्योग लिखिए, रमकड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? रमकड़ा उद्योग ये है आपके गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है आपके रमकड़ा उद्योग। तो ये आप लिख लीजिए। एक है मथेरणा कला, वो कहाँ की है? मथेरणा कला। कौन सी? मथेरणा कला। तो ये लिख दीजिए आप, मथेरणा कला है वो है बीकानेर की। मथेरणा कला ये कहाँ की है? बीकानेर की है मथेरणा कला, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। दीवारों पर की जाती है, इसमें दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, दीवारों पर। तो ऐसा पूछा जा सकता है दीवारों पर चित्रकारी की जाने वाली कौन सी कला है? तो मथेरणा कला है जो दीवारों पर की जाती है। ब्लू पॉटरी ये लाहौर की कला थी। कहाँ की? लाहौर, लाहौर से लाया गया इसे ब्लू पॉटरी को, ये ध्यान रखें। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। और आगे क्या लिखेंगे आप? एक उस्ता कला लिखेंगे। उस्ता कला, उस्ता कला क्या है? ये आपके उस्ता कला है जो बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की है। और इसमें क्या होता है? बीकानेर उस्ता कला ऊंट पर चित्रकारी की जाती है, ऊंट पर चित्रकारी की जाती है, जिसे ये उस्ता कला ऊंट में रोग पाए जाते हैं दो, तिवस्रा और सरा रोग। तिवस्रा और सरा रोग दो प्रकार के ऊंट में रोग भी पाए जाते हैं, ये भी लिख दे। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में श्रेय हो जाता है बाबूजी को। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को। और ऊंट के बीमार हो जाने पर बाबूजी की तांती बांधी जाती है। तो ये ऊंटों के लोक देवता बाबूजी कहलाते हैं। और इसके ऊंट पालक कौन होते हैं? ऊंट पालक ये होते हैं राइका या रेबारी। पालक कौन होते हैं? राइका, रेबारी। ऊंट प्रजनन जोड़ भी बीकानेर में स्थित है। ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है?
वो स्थित है आपके जोड़पीठ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये आप आगे देखिए, आगे देखते हैं एक आभूषण देखते हैं। मौड़ आभूषण कहाँ बनाया जाता है? मौड़ आभूषण आप परिचित होंगे सभी। मौड़ आभूषण वर वधू जो जब नया नया शादी वादी करते हैं तो बारात लाने जाते हैं तो मौड़ वगैरह बांधते हैं ना, वो तो उसको कहा जाता है मौड़। वर वधू के सिर पर, वर वधू के सिर का आभूषण, ठीक है, मौड़। एक होता है काकन डोरा। काकन डोरा में समझते हो आप? तो वही होता है काकन डोरा, आप समझ गए होंगे, सभी के मन में आ रहा होगा। तो आपने किस किस के ये काम पड़ा हुआ कमेंट में बता दीजिए। काकन डोरा ये करने का, काकन डोरा ये पैरों के बांधते हैं, वर वधू के पैरों में बांधे जाने वाले हैं, पैरों में बांधे जाने वाले हैं जो आपके काकन डोरा। और आगे देखिए एक होता है जुआ जुई खेल। कौन सा होता है? जुआ जुई खेल। जुआ जुई खेल इसको कहा किया जाता है? जुआ जुई खेल जो वर वधू खेलते हैं। कौन खेलते हैं? वर वधू द्वारा खेले जाने वाला खेल है कौन सा? जुआ जुई। जो आपको पता होगा वो काटी सांस डाली जाती है, उसके अंदर पति पत्नी खेलते हैं, तो उसको क्या कहता है? जुआ जुई खेल। एक आप लिखिए ओलंदी। क्या होती है ओलंदी? ओलंदी से भी आप परिचित होंगे। ओलंदी वधु के साथ जाने वाली स्त्री है। वधु के साथ स्त्री को भेजा जाता है वधु के ससुराल में, तो उसे ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ओलंदी। और लिख दीजिए आप ओलंदी। ये हो गया। आगे देखते हैं एक जोसर प्रथा होती है। जोसर किसे कहा जाता है? जोसर प्रथा। तो जोसर प्रथा क्या होती है? जीवित मृत्यु भोज होती है। क्या होती है? जीवित मृत्यु भोज। किसी व्यक्ति के यदि जीवित है और उसका पहले ही भोजन करवा दिया जाता है उसके पुत्रों के द्वारा, तो उसे जीवित मृत्यु भोज कहा जाता है। ऐसे आपको उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं फिलहाल, लेकिन कहीं कहीं भी होता है जोसर प्रथा चलती है। और मौसर प्रथा होती है, वो है मृत्यु भोज। मौसर प्रथा को मृत्यु भोज कहा जाता है। मौसर प्रथा मृत्यु भोज, ये मृत्यु होने के बाद में किया जाता है, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है। और आगे देखिए, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया? तो ये लगाया आपने बूंदी रियासत ने। किस रियासत ने लगाया? बूंदी रियासत ने लगाया। बूंदी रियासत ने लगाया। वो हमने सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया, वो किसने लगाया? बूंदी रियासत ने लगाया। बूंदी रियासत के राजा थे वो थे महाराणा विष्णु सिंह। महाराणा विष्णु सिंह कौन थे? महाराणा विष्णु सिंह ने सर्वप्रथम रोक लगाई 1822 के अंदर। कब लगाई? 1822 के अंदर। ये भी आप नोट कर लीजिए। एक होती है आपके नाता प्रथा। नाता किसको बोल रहा था? नाता, कोई स्त्री बोलते हैं नाता जो चली गई, नाता ये नाता से आई हुई है। तो नाता प्रथा है वो किसे कहा जाता है? किसी स्त्री के पति द्वारा त्यागने पर या पति को छोड़कर या पति की मृत्यु हो जाने के बाद में जो स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिना विवाह किए चली जाती है, तो उसे नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो बिना विवाह के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ जाना, बिना विवाह से दूसरे व्यक्ति के साथ जाना, दूसरे व्यक्ति के साथ जाना किस क्या कहा जाता है? दूसरे व्यक्ति के साथ जाना, ये कहलाते हैं आपके नाता प्रथा। तो ये आगे देखिए एक दो प्रथा और क्या दापा प्रथा होती है। दापा, तो दापा प्रथा क्या होती है ये देखिए आप। दापा प्रथा किसे बोला जाता है? तो आपके दापा प्रथा जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो वधु की राशि दी जाती है, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से वधु का मूल्य लिया जाता है। वधु का मूल्य लिया जाता है। ये आपके नाता और ये दोनों प्रथाएं लगभग आदिवासियों में चलती हैं। किसमें चलती हैं?
आदिवासियों में चलती हैं। किसमें? आदिवासियों की प्रथा है प्रमुख रूप से आदिवासियों में किसी महिला का विवाह, पुरुष का विवाह होता है तो उस पुरुष को अपने पत्नी के घर वालों को कुछ राशि भेंट की जाती है। ये दापा प्रथा बहुत मतलब गलत है। किसी भी गरीब व्यक्ति को भी विवाह करना हो तो वो दापा प्रथा 2-3 लाख रुपए कम से कम देने पड़ते हैं, तो इसे दापा प्रथा कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, आप बड़े हो गए इसको बंद करवा देना, ध्यान रखना सफल हो गए। आगे देखिए, एक ढोला मारू होता है। ढोला मारू क्या होता है? ये होता है राजस्थान का प्रेम प्रसंग गीत। राजस्थान का प्रेम प्रसंग गीत होता है आपके कौन सा? ये राजस्थान का प्रेम प्रसंग गीत है। कौन सा? ढोला मारू। मुख्य रूप से सिरोही का है। कहाँ का है? सिरोही का इस है। और एक होता है ढोला मारू जला गीत होता है। ये लिखिए आप, जला गीत। कौन सा? जला गीत। ये क्या होता है? जला गीत। जला गीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। महिलाओं द्वारा वर को बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। जब बारात आती है तो उसे देखने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं एकत्रित होकर बारात को देखने के लिए जाती हैं। वर पक्ष को तो वर को देखने के लिए जाती हैं। वो जिस समय वो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं जला गीत। एक गीत होते हैं पावना गीत, जो पावना के आने पर पावना आते हैं नए नए तो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उनकी सालियों के द्वारा, तो उन गीतों को क्या कहा जाता है? पावना गीत। ये पावना के सम्मान में गाए जाते हैं। एक दो और गीत होते हैं जो आपके गाए जाते हैं। कुछ गालियां भी गाई जाती हैं पावनाओं को, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जला गीत हो गया। एक होता है लांगुरिया गीत। आप लिखिए लांगुरिया। ये केला माता के सम्मान में गाया जाता है। लांगुरिया है केला माता के सम्मान में, केला माता के सम्मान में गाया जाता है, वो आपके लांगुरिया गीत है। और एक है नेजा द्विशक का ये नृत्य है। नेजा द्विशक का, इसकी गैर, हमसीडो, ये इस प्रकार के नृत्य हैं जो किसके हैं? भील जनजाति के नृत्य हैं। भील जनजाति के नृत्य हैं। हमसीडो है वो स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर किया जाता है। इसके द्विशक की, तो इस प्रकार ये आप याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। गैर नृत्य हैं जो ये भीलों के नृत्य हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर एक जो महिलाओं द्वारा सीटनो गीत गाया जाता है। सीटनो, वो गालियां गाई जाती है पावनों को, जिसे कहा जाता है सीटनो गीत कहा जाता है। एक वालर नृत्य होता है। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य ये किया जाता है आपके ग्रास्य जनजाति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य जनजाति के और भी नृत्य हैं। कौन कौन से वो लिख दिया आप। मांदल है, गरवा है, मांदल नृत्य, गरवा है, मांदल, गरवा और लूर है, ये इसके ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। और ग्रासियों की मतलब ग्रासियों ये झील, नकी झील कुंभ, ग्रासियों का कुंभ कहा जाता है। नकी झील ग्रासियों का कुंभ, ठीक है। ग्रासियों का कुंभ वो कहाँ है? नकी झील माउंट आबू में, ठीक है। ये सर्दियों में जम जाती है नकी झील। यहाँ से सनसेट का दृश्य देखा जा सकता है, मतलब सूर्यास्त के समय ऐसा मनमोहक दृश्य देखा जाता है। यहाँ टोडरॉक, ननरॉक आदि स्थित हैं। यहाँ पर और भी कई जगह फेमस बहुत अच्छे स्थान है, ध्यान रखना आप। जो शादी के समय, शादी होने पर पहले दिन जो जाते हैं ना पति पत्नी, उसको क्या बोला जाता है? वो भी यहाँ पर स्थित है जगह, वहाँ यहाँ भी जाते हैं। तो आप भी जाना मौका मिले तो। और एक होता है क्षेत्रीय नृत्य होते हैं, कुछ क्षेत्रीय नृत्य। तो संघ नृत्य कहाँ किया जाता है? यहाँ पे संघ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ पे शेखावटी का प्रसिद्ध है संघ नृत्य। और संघ नृत्य के साथ में एक और गिदड़ है, डप है, ये भी गिदड़ है, डप नृत्य है, ये भी आपके शेखावटी क्षेत्र के ही नृत्य हैं। एक है बम नृत्य।
बम नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है? बम नृत्य नई नई फसल आते हैं उस भरतपुर धौलपुर का है बम नृत्य। भरतपुर धौलपुर में नई फसल के आगमन पर, नई फसल आने पर ये किया जाता है बम नृत्य। भरतपुर धौलपुर के अंदर किया जाता है। एक राजस्थान का लोक नृत्य है, वो कौन सा है आप याद रखेंगे। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है और इसे बड़ी शालीनता के साथ में किया जाता है, राजपूती महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये घूमर नृत्य है। तो एक आगे लिखिए घुड़दा नृत्य। कौन सा? घुड़दा नृत्य। ये कब किया जाता है? घुड़दा नृत्य ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को, सप्तमी अष्टमी को किया जाता है। जब जो क्या मनाते हैं आप? शील सप्तमी मनाते हैं। घुड़दा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। कहाँ का है? मारवाड़ का है। ये किसी विशेष कारण के इतिहास घटना के कारण मनाया जाता है। घुड़दा एक अजमेर का सेनापति था, उसका सिर मारवाड़ के शासक ने काट दिया था। फिर इसको घुमाया गया पूरे शहर में और फिर उस दिन से महिलाएं क्या मनाते हैं? घुड़दा नृत्य मनाए जाते हैं। क्योंकि एक दिन तीजनिया जो गई थी उसको घुड़दा ये आया था सैनिक और उनको चोरी करके उठा के ले गया था। तो इसलिए जोधपुर के शासक ने इसको घुड़दा को मार के इस स्त्रियों को वापस सौंपा, इसका सिर काट के तो सिर लेके घुमा और उस दिन से घुड़दा नृत्य मनाया जाता है और गाया जाता है घुड़दा घूमेला जी घूमेला। तो इस प्रकार से घुड़दा नृत्य गाया जाता है। एक होता है घुटका नृत्य। घुटका नृत्य वो होता है आपके केला देवी के संबंध में। घुटकण नृत्य ये भी केला देवी के सम्मान में, केला देवी के सम्मान में कौन सा? घुटका नृत्य किया जाता है आपके। तो ध्यान से ये लिख दीजिए। और एक राजस्थान के वाद्य यंत्र लिख दीजिए। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? आप कमेंट में बताइए। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन से? और पानी राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र बताइए आप। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? वो होता है आपके अलगोजा। कौन सा होता है? अलगोजा। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? अलगोजा नृत्य है। और देखिए आगे एक खड़ताल नृत्य है। खड़ताल नृत्य नहीं, खड़ताल मतलब ये वाद्य यंत्र है खड़ताल। तो खड़ताल कौन सा नृत्य? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा फूंक मार कर बजाया जाता है। सुशीर वाद्य ये खड़ताल है, ये धातु का बना होता है जिसे बजाया जाता है। तो आप ये लंगा जाति के द्वारा, किसके द्वारा? लंगा जाति का। और एक रावणहत्था वाद्य यंत्र होता है जो खड़ग वासन के समय गाया जाता है भोगों के द्वारा। रावणहत्था एक माट वाद्य यंत्र है। ये आपके माट वाद्य यंत्र है। वो पाबूजी की फड़ के वासन के समय, पाबूजी के फड़ के वासन के समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये समड़े का बना होता है। किसका? समड़े का। एक जंत्र वाद्य यंत्र होता है जो देवनारायण जी की फड़ के वासन के समय के प्रयोग में किया जाता है, माट वाद्य यंत्र। इस प्रकार अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो कुछ तारों के तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, इस प्रकार अलग अलग बांटे होते हैं। एक आगे लिखिए आप। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल। तो मेवाड़ चित्रशैली स्वर्ण काल किसे कहा जाता है आप बताओ। तो ये कहा जाता है आपके जगत सिंह प्रथम के काल को। जगत सिंह प्रथम के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का स्वर्ण काल। एक ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके अंदर पानी के स्थान पर घी का प्रयोग? पानी के स्थान पर
घी का प्रयोग। मंदिर कौन सा है, नाम बताइए आप। तो ये मंदिर बीकानेर में बना हुआ है, आपको हिंट दे दिया, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा है। तो बीकानेर में बना हुआ है, फटाफट जल्दी कमेंट में बताइए आप कौन सा है। तो मैं लिख देता हूँ, भांडासा जैन मंदिर कौन सा है, भांडासा जैन मंदिर। ये आपके पानी के स्थान पर घी का प्रयोग, जहाँ भी पानी की जरूरत पड़ती थी मंदिर को बनाने के लिए, वहां पर घी का प्रयोग किया गया, तो इसको भांडासा जैन मंदिर है। आगे लिखिए, एक नक्की झील है, वो क्रेटर या विवर्तनिक झील का उदाहरण है। नक्की झील किसका उदाहरण है, एक लिख दीजिए आप, नक्की क्रेटर या विवर्तनिक झील का उदाहरण, क्रेटर या विवर्तनिक। ये आप भी पूछा जा सकता है कौन सी क्रेटर या विवर्तनिक झील का उदाहरण है, ये नक्की झील है। तो आगे देखिए आप, अन्ना सागर झील का निर्माता कौन था, अन्ना सागर झील, अन्ना सागर। तो अन्ना सागर का झील का निर्माता कौन थे, वो थे अर्णोराज। कौन थे, अर्णोराज। कौन थे, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर बनवाई। कहाँ बनाई, अजमेर के अंदर बनाई अन्ना सागर झील अर्णोराज ने। आगे देखिए, मोती झील कहाँ पर बनी हुई है, तो आप लिख दीजिए, मोती झील है वो बनी हुई है आपके भरतपुर में। कहाँ बनी हुई है, भरतपुर के अंदर बनी हुई है मोती झील, जिसके अंदर शैवाल पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, नील हरित शैवाल पाया जाता है, नील हरित शैवाल। एकमात्र झील है मोती झील, जिसके अंदर नील हरित शैवाल देखने को मिलते हैं। एक है गैब सागर झील आपके, कौन सी, गैब सागर झील। ये कहाँ स्थित है, गैब सागर झील है वो आपके डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। इस पर एडवर्ड सागर बांध बना हुआ है। कौन सा, एडवर्ड सागर बांध। तो ध्यान से देखिए, एडवर्ड सागर बांध कहाँ बना हुआ है, गैब सागर डूंगरपुर में बना हुआ है। सॉरी। आगे देखें, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें आप एक साथ में सभी झीलें याद कर लेंगे। तो खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से देखिए। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये ट्रिक है आपके। साड़ी का पल्लू कौन फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, आप सुड़ाने मत जाना है ना। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो इसका कौन कौन सी झीलें हो जाएगी, ये हो जाएगी सांबर, डी से डीडवाना, का से कावोज, प से पसपदरा, लो से लोमकरणसर, को से कुसामन, कौन से, कुसामन, ता से ताल सापर, ताल सापर, पास से फलोदी, ले से डेगाना, रे से रेवासा। रेवासा कहाँ है, सीकर के अंदर, तालसा पर सुरू के अंदर, कुसापन नागौर के अंदर, लोनकरणसर बीकानेर के अंदर, पसपदरा बाड़मेर के अंदर, डीडवाना नागौर के अंदर, श्योपुर जयपुर के अंदर, कावो जैसलमेर के अंदर। ये आपके जिले हैं, आप ध्यान रखना, ये खारे पानी की जिले। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी उतारना चाहे उतार लीजिए। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सब जिले निपट गए। और सर्वाधिक जिले खारे पानी की जिले हैं वो आपके कहाँ है, सर्वाधिक खारे पानी की जिले नागौर और सीकर के अंदर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि के जिले में, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वो आपके बाड़मेर जिले में है। किस जिले में, बाड़मेर में।
और सर्वाधिक पड़ती भूमि है वो कौन है? पड़त, पड़त बोलते हैं ना अपन, पड़ती भूमि, वो है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है सर्वाधिक पड़ती भूमि। और आगे देखिए मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि आता है, तो आप देखिए मिश्रित कृषि क्या होती है? तो मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि मतलब मिश्रित कृषि ये मत समझना आप अलग अलग फसलों के मिश्रण से जो बोई जाती है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, नहीं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? मिश्रित कृषि का मतलब है आपके मतलब इसमें कृषि और कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है, कृषि प्लस पशुपालन, इसको बोला जाता है आपके मिश्रित कृषि। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए एक वालरा कृषि होती है, वो किसे कहा जाता है? वालरा। ये बिलों के मतलब आदिवासियों के द्वारा जो कृषि की जाती है, घुमंत झूम खेती भी कहा जाता है, इसे झूम कृषि या झूम खेती भी कहते हैं। ये अलग अलग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर अलग अलग जगहों पर की जाती है, जैसे वालरा कृषि या झूम खेती कहा जाता है। आगे देखिए आप खरीफ, रबी और जायद राजस्थान में 3 प्रकार की होती हैं फसलें, खरीफ, रबी और जायद। तो ये खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? और ये सब आप देखिए ये जून जुलाई से बोई जाती हैं, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक बोना और कटाई है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती हैं? अक्टूबर नवंबर में होती हैं। और रबी की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? वो भी देख लीजिए आप, ये बोई जाती हैं आपके नवंबर दिसंबर में। कब बोई जाती हैं? नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं। और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं, आपके मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और जायद फसलें हैं वो मध्य अप्रैल में बोई जाती हैं, अप्रैल मध्य में बोई जाती हैं। और कब? जून, मध्य जून तक इसको काट ली जाती है, मध्य जून तक काट ली जाती हैं ये जायद फसलें। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं ये आप लिख दीजिए। बाजरा है, बाजरा, मूंग, मठ वगैरह, तेल जवार जो भी है आप ये ध्यान है आपको, तो ये लिख दीजिए। और रबी की फसलें इसमें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जो कपास, गेहूं, कपास वगैरह जो भी ये आ जाते हैं आपके रबी की फसल में। और जायद फसलों में बाग मतलब जो खरबूजा, काकड़ी, ये खरबूजा, तरबूजा, ये जो भी सब्जियां बोई जाती हैं ये बोई जाती हैं आपके जायद फसलों के अंदर आती हैं। तो ये आप उतार लीजिए। आगे लिखेंगे सर्वाधिक जीरा उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक जीरा जोधाना, जोधाना के अंदर होता है अपना जोधाना, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक जीरा उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक जीरा उत्पादन कहाँ लिख देंगे आप? जोधपुर के अंदर लिख देंगे। और एक होता है काला सोना, किसे कहा जाता है? पीला सोना, हरा सोना, सफेद सोना। सफेद सोना शुरू करते हैं, सफेद सोना। आप कमेंट में बताइए जल्दी, सफेद सोना किसे कहते हैं? काला सोना, पीला सोना, ये सोने हैं आपके। एक हरा सोना, तो आगे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हरा सोना, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो आपके सफेद सोना है वो कहा जाता है कपास, किसको कहा जाता है? कपास। काला सोना वो कहा जाता है अफीम, काला सोना किसे कहा जाता है? अफीम। पीला सोना किसे कहा जाता है? सरसों, किसे कहा जाता है? सरसों। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस। तो ये आप लिख दीजिए। एक दो क्रांतियां लिख दीजिए, इससे संबंधित क्रांतियां हुई थी वो खाद्यान्न से। हरित क्रांति कौन सी थी? एक थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये आपके इधर राजस्थान के नहीं पूछा जाएगा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, इसमें चावल और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित थी। एक श्वेत क्रांति थी वो दुग्ध उत्पादन से थी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित थी। ये आपके दो क्रांतियां इंपॉर्टेंट है, तो लिख दीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। तो आगे देखिए, एक राजस्थान पशु गणना होती है। पशु गणना क्या होती है?
पशु गणना ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद में होती है। किसी प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। पूछ ले जाए कितने वर्षों बाद होती है पशु गणना, तो 5 वर्षों में। और जनगणना होती है मनुष्य की, वो होती है 11 वर्ष के 10 वर्ष के बाद, सॉरी 10 प्रत्येक 10 वर्ष में। और पशु गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। 2012 में हुई थी, 2017 में हुई थी, वो 12वीं पशु गणना हुई थी। तो आप लिख देंगे ये 20वीं पशु गणना कब हुई, 20वीं पशु गणना, ये आपके 20वीं पशु गणना कब हुई थी, 2017 के अंदर, 2017। और 19वीं पशु गणना हुई, वो हुई 2012 के अंदर। तो इसके अंदर सर्वाधिक पशु कहाँ पर है, सर्वाधिक पशु वो है बाड़मेर। कहाँ है, बाड़मेर। और न्यूनतम है वो कहाँ है, धौलपुर। न्यूनतम कहाँ है, धौलपुर के अंदर न्यूनतम पशु गणना पशु है। तो ये आप लिख दीजिए। आगे देखिए, ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना हुआ है, उस टाइम मैं बताया था आपको। ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ये आपके कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, जो बना हुआ है जोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ बना है, ऊंट की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं ये देखिए आप कमेंट में जल्दी। जोड़बीड़ बीकानेर कहाँ है, ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। और घोड़ों का प्रजनन केंद्र है कैरू, जोधपुर के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखना, घोड़ों का प्रजनन केंद्र कैरू जोधपुर के अंदर स्थित है। और ऊंटों का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऊंट की होती है प्रजातियां, ये नासना होती है, वो सब सर्वाधिक मतलब सर्वश्रेष्ठ, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। ये इसमें इसका प्रयोग सैनिक प्रयोग करते हैं, सैनिक बॉर्डर पर सैनिक प्रयोग करते हैं, नासना ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो ये आप नासना ऊंट लिख दीजिए। इसमें जैसलमेरी और भी ऊंट होते हैं, तो आप लिख दीजिए। तो आगे लिखते हैं अपन, एक होता है बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। एक होता है रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं तो बताइए आप। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है तो ये बताइए। और रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है ये बनाइए। ये लगता है मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। कौन सा, बलदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला है वो मानासर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है, मानासर नागौर, दोनों नागौर में लगते हैं। तो ये लिख दीजिए नागौर। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर और रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। और पर्वतसर पशु मेला में पर्वतसर में लगता है एक नागौर के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला। और एक संदरभागा पशु मेला वो कहाँ लगता है, एक इम्पोर्टेंट है ये संदरभागा, संदरभागा पशु मेला ये लगता है आपके झालावाड़। कहाँ लगता है, झालावाड़ में लगता है संदरभागा पशु मेला। तो ध्यान पूर्वक देखिए। एक लगता है गधों का मेला, किसका, गधों का मेला, वो कहाँ लगता है, ये लगता है आपके लोनियावास नागौर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है, लोनियावास जयपुर के अंदर लगता है, वो लगता है गधों का मेला। और एक अभयारण्य बनाया जा रहा है वर्तमान में, वो कहाँ बनाया जा रहा है, इनके संरक्षण के लिए अभयारण्य। क्या बनाया जा रहा है, अभयारण्य। ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका झुंझुनू के अंदर। कहाँ बनाया जा रहा है, झुंझुनू। गधों का अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, झुंझुनू के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे लिखिए आप, ये लिख दिया। और मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी इस प्रकार भैंस की नस्लें हैं। तो आपको पूछा जाता है कौन कौन सी नस्लें किसकी हैं, पैसानी भैंस की नस्लें कौन सी हैं, मुर्रा, जाफराबादी, मुर्रा है, जाफराबादी है। तो ये इस प्रकार भैंस की नस्लें हैं। तो आप लिख दीजिए भैंस की नस्लें। और बकरी की नस्लें कौन कौन सी ये भी आप लिख दीजिए। बकरियों की नस्लें हैं वो कौन सी, जमुनापरी, अलवरी,
मारवाड़ी। तो ये कौन कौन किसकी, जकराना, शेखावटी, ये आपके बकरियों की विभिन्न नस्लें हैं। और बारबरी, ये दो और लिख दीजिए, बारबरी और जखराना, जखराना लिख दीजिए, ठीक है, ये आप लिख दीजिए बकरे की नस्लें। आगे लिख देंगे अपन गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं, किसकी, गाय की नस्लें। तो गाय की नस्लें साहिवाल, राठी, ये अपन राजस्थान की लिखते हैं, ये राजस्थान की नहीं है, राठी, राठी गाय की नस्लें, राठी वगैरह ये। तो ये आप ध्यान से लिख दिए, ठीक है। नागौरी है, सांसौरी है, और टोंक के अंदर, अजमेर के अंदर रेडा है। ये इस प्रकार ये गाय की नस्लें हो गई। तो आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी वो कहाँ पर बनी हुई है आपके, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो आपकी बनी हुई है कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। कहाँ है, बीकानेर। ऊन अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना, ऊन अनुसंधान वो बना हुआ है आपके ऊन केंद्र, अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में, जोधपुर। ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर के अंदर सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, जोधपुर के अंदर उत्पादन होता है। और 100 लाख भेड़ होती है, उसके द्वारा सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। 100 लाख भेड़ की नस्ल है, 100 लाख, ठीक है। और एक है भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। तो आप बताइए भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये बना हुआ है आपके आविका नगर टोंक में। कहाँ बना हुआ है, आविका टोंक, आविका नगर टोंक में बना हुआ है भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। आगे लिखिए, घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है, घोड़े की सर्वश्रेष्ठ, घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो ये होती है मालानी। कौन सी होती है आपकी, मालानी होती है जो घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है। राजस्थान में कुल अभयारण्य कितने हैं, राजस्थान में कुल अभयारण्य है, तो ये आप लिख दीजिए, राजस्थान में कुल अभयारण्य कितना होता है, कितने हैं, होते नहीं हैं, ये 26 अभयारण्य है राजस्थान में कुल। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान वो है 3। टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व भी 3 है, एक 100 टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है वर्तमान में। टाइगर रिजर्व 3 कौन कौन से हैं, तो ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 कौन कौन से, ये देख लीजिए आप। एक मतलब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से, वो देख लीजिए आप, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये 3 टाइगर रिजर्व। सोता टाइगर रिजर्व है वो बूंदी में प्रस्तावित है, और बूंदी में मतलब रामधारी विषधारी अभयारण्य बूंदी, ये आप टाइगर रिजर्व के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ ये टाइगर रिजर्व नहीं होने के बावजूद भी यहाँ टाइगर विचरण करते दिखाई देते हैं, तो इसको अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो आगे देखिए आप, राजस्थान का अभयारण्य जो सबसे बड़ा है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। बड़ा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, यह आपके जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। और सबसे छोटा है वो कौन सा है, छोटा है सरिस्का, सरिस्का
ये कहाँ पर बना हुआ है? सरिस का ये अलवर के अंदर बना हुआ है। और दूसरा सबसे छोटा है वो सुजानगढ़ उदयपुर के अंदर स्थित है अभ्यारण्य। कभी कभी वही दिया जा सकता है, तो ध्यान से देख लेना। एक है राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? कौन सा? राजस्थान का कल्पवृक्ष। तो राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके खेजड़ी को। किसे कहा जाता है? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान का इसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसकी पूजा की जाती है दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि अर्जुन से संबंधित है ये, आप ध्यान रखना। और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प वो है आपके रोहिड़ा का पुष्प। और रोहिड़ा के पुष्प का कलर कैसा होता है? रंग केसरिया हिरमिस पीला। कैसा होता है? केसरिया हिरमिस पीला रंग होता है रोहिड़े के फूल का। और इसका रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम वो है आपके टेकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। ये आप ध्यान रखेंगे, टेकोमेला अंडुलेटा। और एक राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा का वैज्ञानिक टेकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प है और राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, वो दिया गया 1983 के अंदर। कब दिया गया? 1983 के अंदर राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक राज्य पशु है वो किसे कहा जाता है? राज्य पशु वो है सिंकारा। कौन है? सिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। गजेला। क्या नाम है? गजेला। 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 तो ये ध्यान रखिए। और राजस्थान का एक पालतू पशु कौन है? एक पालतू पशु है वो दर्जा दिया गया ऊंट को 2014 के अंदर। कब दिया गया? 2014 के अंदर। एक राजस्थान का राज्य पक्षी पक्षी कौन सा है? वो है आपके गोडावण। कौन सा है? गोडावण। गोडावण कहाँ पाया जाता है? गोडावण जैसलमेर के अंदर स्थित है गोडावण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, गोडावण। और आगे देखते हैं। गोडावण का आप वैज्ञानिक नाम बताइए कमेंट में जल्दी। क्या है गोडावण का वैज्ञानिक नाम? एक जुबली क्लॉक टावर कहाँ बना हुआ है? जुबली क्लॉक टावर और सोने जी की नसिया, ये कहाँ स्थित है? तो आप बताइए। ये स्थित है आपके दोनों अजमेर के अंदर। कहाँ है? अजमेर के अंदर स्थित है। जुबली क्लॉक और सोनी जी की नसिया है वो अजमेर के अंदर स्थित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अपन आगे देखते हैं आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? क्या देखते हैं? आदिवासियों का कल्पवृक्ष। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके महुआ। याद रखना, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से समझाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से समझाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ क्लास आगे अटेंड करते रहिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ। महुआ से ये क्या बनाते हैं? आदिवासी मावड़ी शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मावड़ी उबाल कर बनाते हैं, मावड़ी शराब बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। आदिवासी महुआ के पौधे से क्या बनाते हैं? मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। और क्या देखिए, और देखिए आगे एक होता है
खेर वृक्ष। कत्था, कत्था क्या होता है, कत्था कैसे बनाया जाता है, ये कथोड़ी जनजाति बना देते हैं। कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष की साल से बनाती है। खेर वृक्ष की साल को उबाल कर बनाती हैं। क्या, कत्था बनाते हैं। कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में बनाते हैं। सर्वाधिक कत्था खेर वृक्ष के पौधे हैं, ये सर्वाधिक उदयपुर के अंदर कहाँ है, उदयपुर, सिरोही, उधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की तरफ। तो ये आप लिख दीजिए, कत्था और कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष। तो आगे देखिए, एक होते हैं खस। खस क्या है, आपको खस क्या है, तो खस क्या है बताइए आप। खस एक प्रकार क्या है, सुगंधित घास है। क्या है, सुगंधित घास है, एक प्रकार की सुगंधित घास है। बांस क्या है, बांस क्या है, आपको पूछा जाए बांस क्या है। बांस एक घास है या पौधा है, पेड़ है, क्या है, घास। ये बांस एक घास का प्रकार है, घास का प्रकार है। सबसे लंबी घास है बांस। बांस आप ध्यान रखना, बांस घास है, इसका लंबा कितना भी हो, लेकिन बांस क्या है, एक घास है बांस। तो आगे देखिए, आप क्या लिखेंगे, सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वनों वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जिला, वन क्षेत्रफल वाला जिला, वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो वो कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपके, तो वो हो जाएगा उदयपुर। तो ये आपके उदयपुर है, वन क्षेत्रफल वाला भी जिला है और उदयपुर वाला भी जिला, वन क्षेत्रफल। और देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला है वो आपके उदयपुर हो गया। और न्यूनतम वन है वो किस जिले में है, न्यूनतम, और लाइट चली गई थी बीच में, न्यूनतम है वो अपने शुरू में हो जाएगा। न्यूनतम चूरू जिले के अंदर हो जाएगी न्यूनतम वन क्षेत्र वाला। और क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये अपना उदयपुर भी है सर्वाधिक। और न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से, न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम कौन सा जिला है, तो वो आपके हो जाएगा जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जिला हो जाएगा। आगे देखिए, अपन आगे लेते हैं। तो राजस्थान के राज्य में सड़क घनत्व कितना है, राजस्थान राज्य का सड़क घनत्व देखिए, सड़क घनत्व। तो सड़क घनत्व देखिए, राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, 69.12 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में 169.12 किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 69 किलोमीटर अपने सड़क बनी हुई है। या ध्यान से देखिए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 69, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और सड़क घनत्व, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक सड़क घनत्व जिला वो कौन सा है, तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है वो है राजसमंद। आपके कौन सा है, राजसमंद में, इसमें सर्वाधिक सड़कें। और न्यूनतम हो जाएगा आपके जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। और एक सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला, सर्वाधिक लंबी वो हो जाएगा आपके बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर जिला हो जाएगा सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला। और आगे देखिए आप, तो सर्वाधिक लंबी सड़कों और सर्वाधिक गांव से जुड़े जिला कौन सा है, सर्वाधिक गांव सड़कों से जुड़े वो किस जिला है, कौन सा जिला है, वो है आपके गंगानगर। गंगानगर जिले के सर्वाधिक गांव है जो सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो ये आप लिख दीजिए गंगानगर। और आगे देखिए, अपन आगे लेते हैं, राजस्थान में परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई, राजस्थान परिवहन विभाग की स्थापना, परिवहन विभाग की स्थापना वो आपके देखिए 1967 में हुई। कब हुई, 1967 के अंदर। कब हुई, 1967 के अंदर हुई। यह आप ध्यान रखें, राजस्थान परिवहन विभाग की स्थापना 1967 के अंदर की गई। और एक थार एक्सप्रेस चलती है, थार एक्सप्रेस कहाँ चलती है, थार एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो कहाँ से, जोधपुर से पाकिस्तान, जोधपुर से मुनाबाव,
मुनाबाव से यहाँ तो आती है लिंक एक्सप्रेस। कौन सी आती है? लिंक। और आगे इसका नाम है मुनाबाव से चलती है, कहाँ जाती है? खोखरापार। खोखरापार कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान में प्रथम स्टेशन है खोखरापार, और पाकिस्तान से पहले राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। तो ये ध्यान रखना, थार एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। एक लिखिए, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ये क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो उष्ण व शुष्क कटिबंधीय। उष्ण व शुष्क कटिबंधीय, उष्ण व शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है राजस्थान, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, जलवायु उष्ण व शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो आगे देखिए, एक राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा का क्या नाम है? लू। क्या नाम है? लू। सबको याद होगा, लू कहा जाता है। अपने गर्मियों में कपड़े बांधते हैं, जो लगाते हैं ऊपर, लगा के घूमते हैं लोग, फिर इसको बोला जाता है लू, गर्म हवा होती है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक बारिश जिला और स्थान का नाम बताइए आप कमेंट में जल्दी। जिला हो गया झालावाड़, आपके स्थान कौन सा है? स्थान है वो आपके है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का मौसिनराम कहा जाता है। राजस्थान का मौसिनराम माउंट आबू, राजस्थान का मौसिनराम। और झालावाड़ को क्या कहा जाता है? सेरापुंजी। राजस्थान का सेरापुंजी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना। आगे देखिए, राजस्थान में बारिश हो गई, और एक होती है 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा ये कहाँ है? तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटते हैं। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान अरावली के समांतर गुजरती है। अरावली के समानांतर। तो ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। और एक होती है 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ये क्या है? ये राजस्थान मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। किसको? मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आपके ये है, वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे देखिए आप, राजस्थान में बारिश का घटता क्रम बताइए। ये पूछ ले, घटता क्रम और बढ़ता क्रम। तो घटता क्रम है वो है आपके उत्तर दक्षिण हो जाएगा। आपके घटता क्रम है वो हो जाएगा आपके उत्तर दक्षिण पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम घटता क्रम बारिश का, ठीक है। या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बारिश का घटता क्रम और बढ़ता क्रम पूछ ले तो इधर से लिख देना उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की और बढ़ता क्रम उल्टा हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया। आगे लिखिए, फव्वारा। राजस्थान की एकमात्र नहर जिससे फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई होती है। फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई, फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई वो किस नहर द्वारा होती है? वो होती है आपके नर्मदा नहर। कौन सी नहर है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं आपके जालोर, बाड़मेर, सिरोही। जालोर, बाड़मेर, सिरोही। इसको पूछ लिया जाए सर्वाधिक लाभान्वित जिला जालोर, बाद में बाड़मेर, न्यूनतम सिरोही। तो ये आप ध्यान रखना।
आगे लिखते हैं भीखाबाई सागवाड़ा नहर कहाँ पर है? आप बताइए भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, सागवाड़ा सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर बनी है? तो भीखाबाई सागवाड़ा ये है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। यहाँ पर सिंचाई सुविधा और पीने का पानी मिलता है। एक होता है पांचना बांध कहाँ बना है, ये इम्पोर्टेंट है। पांचना बांध, पांचना बांध कहाँ है? करौली के अंदर। कहाँ है? करौली के अंदर। मिट्टी से बना बांध है करौली, मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से निर्मित, और ये पांचना बांध करौली के अंदर बना हुआ है। और राजस्थान में एक राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ, तो ये कहा जाता है गंगा सिंह को। किसे कहा जाता है? गंगा सिंह। बीकानेर का शासक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान में गंग नहर लाया, गंग नहर को लेके आया। गंग नहर राजस्थान में प्रथम नहर, तो ये कौन लाया? गंगा सिंह लाया। तो इसे इसलिए राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, गंगा सिंह को। आगे देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वो है IGNP। IGNP सबसे बड़ी, IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे बड़ी नहर परियोजना, सबसे बड़ी नहर परियोजना वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और राजस्थान में एक सोना उत्पादन कहाँ होता है? आप बताइएगा सोना उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में सोना उत्पादन वो होता है बांसवाड़ा भूकिया। सोना कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा भूकिया। नाम भूकिया है लेकिन निकलता सोना है, ध्यान रखिए। बांसवाड़ा भूकिया। और एक है जगतपुरा बांसवाड़ा, जगतपुरा बांसवाड़ा। और एक सीसा जस्ता है, वो कहाँ मिलता है? सीसा जस्ता के खाने, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर में है सीसा जस्ता। यहाँ देबारी खान स्थित है, देबारी खान प्रमुख है। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का वो स्थित है, हिंदुस्तान SZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र स्थित है। तो राजस्थान में दो है, जिसमें से एक देबारी उदयपुर में लगा हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र। आगे देखिए टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में कहाँ से होता है? टंगस्टन, तो टंगस्टन है ये, इससे इसका निर्माण बल्ब वगैरह बनाने में, तार में प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन कहाँ? तो डेगाना नागौर के अंदर इसका होता है, डेगाना नागौर। तो आप ध्यान रखें नागौर के अंदर इसका उत्पादन होता है, टंगस्टन का, डेगाना नागौर के अंदर। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक लोहा, राजस्थान में लोहा, तो वो लोहे की क्षार किसमें होती है? हेमेटाइट, सेडराइट, मैग्नेटाइट वगैरह। तो क्षारों में से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा है? वो है राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। कौन सा? हेमेटाइट। और सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में सर्वाधिक मिलता है आपका हेमेटाइट लोहा, सर्वाधिक जयपुर में मिलता है, ये ध्यान रखना आप। आगे देखिए राजस्थान में 100% पाए जाने वाले खनिज, 100% खनिज कौन कौन से हैं? वो है आपके एस्बेस्टोस, कौन सा है? जास्पर है, एस्बेस्टोस है, जास्पर और एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। तो ये लिख लीजिए जास्पर और एस्बेस्टोस राजस्थान में 100% पाए जाने वाले खनिज है। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर पूछते जाए किसको? राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। अजायब घर किसे कहा जाता है? आपके राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज निकलते हैं? तो 78 प्रकार के, 78 प्रकार, कितने? 78 प्रकार के होता है, निकलते हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रकार के इनका दोहन किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान रखना है। और ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत कहीं दिया जाता है, 78 के आसपास कोई एक दो नया भी निकल सकता है, उसके आधार पर भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर NCERT में छपा हुआ 78 है। तो आप आगे देखिए राजस्थान में खनिज तेल निकलता है। क्या निकलता है? राजस्थान में
राजस्थान का देखिए खनिज तेल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का खनिज तेल की दृष्टि से भारत में स्थान, खनिज तेल की दृष्टि से भारत में स्थान, भारत में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा है। जैसलमेर और बाड़मेर में हीरा की ढाणी ये वगैरह तेल हुए बहुत है, नागौर में। तो इस प्रकार खनिज तेल का दोहन किया जाता है। वर्तमान में रिफाइनरी पचपदरा में कार्यरत है। तो इस प्रकार राजस्थान खनिज तेल की दृष्टि से भारत के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा और सर्वाधिक खनिज का तेल बॉम्बे हाई से उत्पादित होता है भारत में, तो यह आप ध्यान रखना। और राजस्थान में एक अब्रक नगरी किसे कहा जाता है ये नहीं है, वहाँ पर अब्रक की ईंटें, अब्रक का सर्वाधिक प्रयोग हुए सुशालक होता है अब्रक, तो इसका प्रयोग लाइट में ज्यादा होता है, विद्युत में। तो अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी, आप बताइए अब्रक नगरी राजस्थान में किसे कहा जाता है? अब्रक नगरी कौन सी नगरी है? अब्रक नगरी। तो अब्रक नगरी आप किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है अब्रक नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी। और एक रॉक फॉस्फेट है, वो कहाँ निकलता है? रॉक फॉस्फेट ये निकलता है जामर कोटड़ा उदयपुर। कहाँ निकलता है? ये इंपॉर्टेंट है, जामर कोटड़ा उदयपुर। जामर कोटड़ा कहाँ है? आपके उदयपुर में रॉक फॉस्फेट। और लिख दीजिए आप ये मिट्टी की अम्लता दूर करने में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता, मिट्टी की अम्लता, ठीक है। मिट्टी की अम्लता का प्रयोग कौन सा है? रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। और मरुस्थलीय एक होते हैं, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में देखिए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी? ये पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, KBBJ में। ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है, कपास की फसल, सर्वाधिक कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में एक मरुस्थलीय मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण के नाम से क्या नाम दिया गया है ये आप बताइए। मरुस्थलीय मिट्टी को वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी का नाम क्या दिया गया है? तो आप बताइए मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहा गया? यहाँ कहा गया आपके एंटी सॉल्स। क्या कहा गया? एंटी सॉल्स, ये ध्यान रखना, एंटी सॉल्स। और अर्ध शुष्क भूमि को क्या कहा गया है? अर्ध शुष्क भूमि। अर्ध शुष्क भूमि को क्या कहा गया है? इसको कहा गया आपके एरिडीसॉल्स। क्या कहा गया है? एरिडीसॉल्स। क्या कहा गया? एरिडीसॉल्स। तो ये आप ध्यान रखना, एरिडीसॉल्स किसे कहा गया? अर्ध शुष्क भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से नाम दिया गया हुआ है एरिडीसॉल्स दिया गया है। तो आप ध्यान रखना एरिडीसॉल्स दिया गया है। और एक और लिख दिया, अभी थोड़े बहुत और कोई पीछे रह गया तो वो देख लीजिए। एक ये नाथ द्वारा शैली, कौन सी? नाथ द्वारा शैली। आप लिखेंगे नाथ द्वारा शैली, ये कहाँ गए? नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ये नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल ये कहा जाता है आपके महाराणा राज सिंह। कौन? महाराणा राज सिंह। तो लिख दीजिए महाराणा राज सिंह। तो शैली कौन सी है? नाथ द्वारा शैली। कहाँ पर स्थित है नाथ द्वारा? राजसमंद में। तो राजसमंद में स्थित होने के कारण राज सिंह। कौन? राजसमंद में स्थित होने के कारण स्वर्ण काल किसका? राज सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। एक होता है पिसवैया। पिसवैया क्या है? पिसवई, पिसवैया ये इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का दृश्य, श्री कृष्ण बाल रूप का दृश्य, श्री कृष्ण बाल रूप के चित्र बने हुए हैं, बाल रूप के। ये किससे संबंधित है? तो आपके ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा शैली में इसके चित्र बने हुए पिसवैया कला के। आगे देखिए एक है बनी ठनी। बनी ठनी किस चित्र शैली में चित्र है? बनी ठनी, बनी ठनी किस चित्र शैली का है? ये है आपके किशनगढ़ चित्र शैली का। किसमें? किशनगढ़, किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है बड़ी ठनी चित्र। ठीक है, तो ये आप लिखिए किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? तो स्वर्ण काल है वो है कहलाता है सावंत सिंह का काल। किसका? सावंत सिंह। सावंत सिंह का एक और नाम था वो था नागरीदास। क्या था? आपको मिल सकता है नागरीदास सिंह का दूसरा नाम था नागरीदास। ठीक है, नागरीदास या सावंत सिंह किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है।
एक आता है सर्वाधिक पशु पक्षियों का दृश्य, सर्वाधिक किस शैली में, सर्वाधिक पशु पक्षियों का दृश्य, दृश्य वो आपके किसमें दिखाएगा, बूंदी चित्र शैली में। किसके, बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, बूंदी, किसमें, बूंदी। तो और शिकारी दृश्य किस चित्र शैली में दर्शाया गया है, शिकारी, शिकारी ये शिकार का दृश्य, शिकार का दृश्य वो दिखाया गया आपके कोटा चित्र शैली में। इसमें कोटा चित्र शैली। तो कोटा चित्र शैली और बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो किसे कहा जाता है, महाराजा उमेद सिंह का काल। किसका, ये दोनों है महाराजा उमेद सिंह का काल। किसका, उमेद सिंह। और जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम। एक मिनट है ना, बोर्ड में से तो हमने देखिए ये चित्र शैली हो गई। और जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जोधपुर। अपने को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई किसी प्रकार अपन कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, तो आप ध्यान रखना, इससे कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी मारने के कारणों से। जोधपुर है वो है जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल कहलाता है, जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए, और आभूषण होता है जो मेहमंद है, मेहमंद आभूषण का माना जाता है, मेहमंद है, टीकी है, मेहमंद, टीकी, और एक दो और लिख दीजिए आप, रकड़ी, बोरिया, ये कहाँ के आभूषण है, शीश फूल है, ये लीजिए शीश फूल। ये आपके आभूषण कहाँ के, ये सिर के आभूषणों के नाम है, कहाँ के, सिर के आभूषण है, तो ये ध्यान रखना सिर के। और एक है पीपल पत्ता है, पीपल पत्ता, पीपल पत्ता है, एक टोपस है, आयरन पत्ता है, इस प्रकार पत्तों के नाम आ जाए तो ये पीपल पत्ता वगैरह ये किसके, तो ये आपके कान के हो जाएंगे, किसके, कान के हो जाएंगे, तो ये आप लिख देना। और एक दांतों का आभूषण होता है रतन, जो इम्पोर्टेंट है, दांतों का आभूषण कौन सा है, दांतों का आभूषण है वो है रतन, ठीक है, ये आप ध्यानपूर्वक देखना, लिख देना। और भी जो आपको याद है आभूषण ये स्त्रियां पहनते हैं, आप सभी जानते हो वही आभूषण है, बाकी कोई आभूषण नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान होगा। और एक है विजय शाही सापा, कौन सा सापा है, विजय शाही, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, विजय शाही सापा, विजय शाही सापा, ये आपका प्रसिद्ध है आपके जोधपुर का। विजय शाही सापा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का है, जो सर्वाधिक ऊंचा है, ऊंचा ही है, ऊंचा वाला है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला सापा है कौन सा, विजय शाही, तो ये आपके जोधपुर में। और सर्वाधिक ऊंची पगड़ी है जो उदयपुर में रखी हुई है, तो आप देखने जा सकते हो, कभी आपको मौका मिले तो उदयपुर में रखी हुई सर्वाधिक ऊंची पगड़ी। और एक ढेपाड़ा होती है, ढेपाड़ा क्या होती है, ढेपाड़ा ये ढीलों की धोती होती है, ढीलों की तंग धोती, जिसे क्या कहा जाता है, ढीलों की तंग धोती, ढीलों की तंग धोती को क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है ढीलों की। और एक होती है खोइतू, खोइतू क्या कहा जाता है, खोइतू क्या होता है आपके, खोइतू होती है आदिवासियों की ढीली धोती, आदिवासियों की ढीली धोती, आदिवासियों की ढीली धोती होती है, उसे क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है। ये आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए जल्दी, अभी क्लास समाप्ति के दौर पर है, तो ध्यान रहना, आपको समझ में आई होगी। एक काले हिरणों के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है, वो देखिए कौन सा है, काले हिरणों के लिए, काले हिरण हेतु कौन सा अभयारण्य है, वो है आपके तालसापर, कौन सा है, तालसापर चूरू के अंदर स्थित है, तो ये आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य हो जाएगा। और एक ढींगा गंवर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये लिख दीजिए, ढींगा गंवर ये मनाया जाता है आपके जोधपुर उदयपुर में, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बनाया जाता है। बेंतमार मेला भी होता है इसमें। और ये देखिए
का ले। एक होता है स्तंभों का वन, किस मंदिर को कहा जाता है? स्तंभों का वन, स्तंभों का वन है वो आपके कहा जाता है। स्तंभों का वन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रणथंभौर जैन मंदिर। कहाँ? रणथंभौर जैन मंदिर। जैन मंदिर कहाँ बने हुए? रणथंभौर में बना हुआ है। एक नागौड़ जी का मंदिर है वो बाड़मेर में बना हुआ है। तो आज की क्लास अभी पूरी करते हैं यहीं पे। तो ये क्लास जिस जिसने देख लिया उसके लिए लगभग संपूर्ण जीके कंप्लीट हो गया होगा। 2 क्लासों में करवा दिया गया आपको, मतलब फर्स्ट भाग और सेकंड भाग दोनों में अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और 1-2 बार वीडियो को देख लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास समाप्त करने से पहले, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला सच झुकती तेरी इतनी औकात नहीं। तो एक और देख लीजिए, होने को तो बुलंदी के ख्वाब भी हैं, होने को तो बुलंदी के ख्वाब भी हैं, मालूम तरक्की के मुलाकात भी हैं, मालूम तरक्की के मकालात भी हैं, जितना सुलझा है हमारा दिमाग, जितना सुलझा है हमारा दिमाग उतने उलझे हुए हमारे हालात हैं, उतने उलझे हुए हमारे हालात हैं। तो इन हालातों को, उलझे हुए हालातों को अपने को सुलझाना है। इसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी और जी जान के साथ में करनी पड़ेगी और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। जो कहते हैं तुम्हारे से नहीं होगा उनको भी करके दिखाना है। तो उनको करके दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रात दिन एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपन करेंगे पढ़ाई और मेहनत करेंगे जिसके बलबूते अपन सफलता हासिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। क्लास समाप्त करें।